नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे कानून पर नजर डालेंगे जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी दिशा ही बदल दी। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक विशाल साम्राज्य की सरकार में बदल दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो इस पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गई? 1833 का ये एक्ट इसी बदलाव की कहानी का सबसे जरूरी चैप्टर है। देखिए, इस एक्ट का पूरा सारना इसी एक लाइन में छिपा है। इसका मेन मकसद था पावर का सेंट्रलाइजेशन, यानी भारत में जो भी ब्रिटिश ताकतें फैली हुई थी उन सबको एक सेंटर पर लाना, एक मजबूत सेंट्रल कंट्रोल बनाना। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया वो था पॉलिटिकल पावर को एक जगह पे इकट्ठा करना। उस वक्त तक ब्रिटिश इंडिया बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जैसी अलग-अलग प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। इस एक्ट ने उन सबको एक ही छत के नीचे लाने का काम किया। और इस सेंट्रलाइजेशन का चेहरा था एक नया पद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पद पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो पूरे ब्रिटिश भारत का मुखिया बन गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे। मतलब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इससे तो सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। और इस पद को जो पावर दी गई वो जबरदस्त थी। देश की सारी सिविल और मिलिट्री ताकत एक ही इंसान के हाथ में आ गई। असल में देखा जाए तो इसी एक्ट ने पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसका एक क्लियर और बेहद पावरफुल हेड था। तो ठीक है, पॉलिटिकल पावर एक जगह आ गई। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? जाहिर है, कानून बनाने की पावर को भी एक जगह लाना। अब तक अलग अलग प्रेसिडेंसी अपने अपने कानून बना सकती थी, जिस वजह से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इस एक्ट ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। 1833 से पहले सीन ये था कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अपने अपने इलाकों के लिए कानून बना सकते थे, लेकिन इस एक्ट ने ये पावर उनसे छीन ली और सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। इसका सीधा मतलब था कि अब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून सिर्फ एक ही जगह से बनेंगे। और पता है, सिर्फ कानून ही नहीं बदले, उनके नाम भी बदल गए। पहले जो कानून बनते थे उन्हें कहते थे रेगुलेशंस, जो थोड़ा लोकल नियमों जैसा साउंड करता है। लेकिन अब गवर्नर जनरल जो कानून बनाते थे उन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। ये एक सिंबॉलिक बदलाव था जो दिखाता था कि ये अब एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल कानून है। चलिए अब आते हैं खुद ईस्ट इंडिया कंपनी पर, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ सरकार का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा था, ये उस कंपनी की पूरी पहचान ही बदल रहा था जिसने ये सब शुरू किया था। तो हुआ ये कि कंपनी की भूमिका को दो बड़े तरीकों से बदला गया। पहला, उसकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज यानी व्यापार का काम खत्म कर दिया गया। अब वो कोई चाय या मसाले का बिजनेस नहीं कर सकती थी। और दूसरा, वो ऑफिशियली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जिसका एक ही काम था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। एक्ट की ये एक लाइन इस बदलाव को एकदम साफ कर देती है। इसमें कहा गया कि कंपनी के इलाके अब ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्ट में हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि कंपनी अब भारत की मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक मैनेजर या ट्रस्टी है जो ब्रिटिश क्राउन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। लेकिन इस एक्ट की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ भी है। इसमें एक ऐसा प्रोग्रेसिव आइडिया था जो अपने वक्त से बहुत आगे था, पर उसे कभी पूरी तरह लागू ही नहीं होने दिया गया। इस एक्ट में एक ऐसी बात जोड़ने की कोशिश की गई जो कमाल की थी। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म, जन्म की जगह या रंग के आधार पर कंपनी के तहत कोई भी पद लेने से नहीं रोका जाएगा। अगर ये लागू हो जाता तो ये सरकारी नौकरियों में बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता। पर ऐसा हुआ नहीं। कंपनी की जो पावरफुल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया और उनके दबाव में आकर इस जरूरी प्रोविजन को रद्द कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में सुधारों की अपनी सीमाएं थीं। आइडियाज भले ही अच्छे हों, पर उन्हें हकीकत बनाना बहुत मुश्किल था। तो आखिर में इस एक्ट की लेगेसी क्या है? इसने भारत पर क्या असर छोड़ा? कह सकते हैं कि इसने एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड स्टेट की नींव रखी जिसका ढांचा हमें आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। तो अगर हम इसे समेटें तो 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, जिसने पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई। दूसरा, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, जिसने पूरे देश के लिए एक जैसे कानून का रास्ता खोला। और तीसरा,
ईस्ट इंडिया कंपनी का कैरेक्टर ही बदल गया, एक ट्रेडर से एक रूलर में। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सत्ता को एक जगह लाने से ब्रिटिश हुकूमत चलाना शायद आसान हो गया, पर क्या इससे वो ज्यादा कुशल बनी या फिर बस ज्यादा निरंकुश? इस सवाल का जवाब इतिहास को देखने के अपने अपने नजरिए पर निर्भर करता है।